क्लासेस और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 9वीं का राजनीतिक शास्त्र पाठ तीसरा। पाठ का नाम है भारत की सुरक्षा व्यवस्था। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 2 पाठ ऑलरेडी पढ़ा चुका है, जिसके अंदर मैंने बताया है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां भारत की क्या थी। उसके बाद दूसरे पाठ में मैंने बताया कि भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा किस तरह हुई है। तो हमने दूसरे पाठ में देखा था कि भारत जो है वो अपनी सीमा रेखा सुरक्षित रखना, राष्ट्र की प्राथमिक हित के संबंध को समझना और देश को दूसरे देशों को बचा कर रखना, ये सारी चीजों के बारे में ध्यान देता है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान देने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सेना। उसको चाहिए क्या? सेना चाहिए, जो उनके देशों की क्या करे, सुरक्षा कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से, कौन कौन सी सेना है जो भारत को अलग अलग तरीके से मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। लिखा है, चलो दोहराई करेंगे। दोहराई करेंगे मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे पीछे हम लोग क्या पढ़ा हुआ है। पिछले अध्याय में हमने भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन किया हुआ है, सही बात है। जो दूसरा पाठ मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया कि भारत की विदेश नीति किस तरह से है। ठीक है, विदेश आक्रमण और आंतरिक व्यवस्था के संरक्षण करना। विदेशी आक्रमण मतलब विदेशों का हमारे देश पर आक्रमण ना हो पाए, और आंतरिक व्यवस्था का संरक्षण करना, आंतरिक हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना। सीमा रेखा सुरक्षित रखना, जो हमारी सीमा रेखा, हमारा जो बाउंड्री है, हमारी जो बॉर्डर है, उनको क्या करना, सुरक्षित रखना। ये राष्ट्र की प्राथमिक हित संबंध होते हैं। ये किसी भी राष्ट्र का पहला संबंध होता है। प्राथमिक हित से क्या होता है, इसका संबंध होता है। पहली जवाबदारी होती है कि हमको क्या करना, हमारे देश की जो बॉर्डर्स है उनको क्या करना, संभाल के रखना है। यह भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई है कि हमको इस तरह की विदेश नीति तय करनी है ताकि हमारे देश के किसी लोगों को तकलीफ ना हो और साथ ही साथ हमारे देश की जो स्वतंत्रता है वो अबाधित बनी रहे। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। अब ये हमारी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, हमारे जो पड़ोसी देश है या दूसरे देश हमारी स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न ना करे, हमको किसी तरह से लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो इसलिए हर एक देश क्या चाहता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण हो। भारत ने भी ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है। भारत ने ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है। इस अध्याय में हम उसके स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष आने वाले आह्वानों पर विचार करेंगे। हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियां और कौन से ऐसे तकलीफें आती है, उन सारी चीजों को हम लोग। यहाँ पर पहला टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब क्या। राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समझना मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र का प्रभुत्व और संपन्नता, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए उसकी संपन्नता जो है, उसकी जो स्वतंत्रता है और अस्तित्व की रक्षा हो सके, उस राष्ट्र की स्वतंत्रता अस्तित्व की रक्षा हो सके और उस राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक है उनका सुरक्षा हो सके, उनके कर्तव्य का पालन हो सके, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कहेंगे। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? किसे कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा? तो किसी भी राष्ट्र परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व, संपन्नता और अस्तित्व का रक्षा करना यह शासन का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो शासन है, जो सरकार है, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि उस राष्ट्र को किसी भी परिस्थिति से बचाना और उसके अस्तित्व का रक्षा करना। ये हर एक शासन की प्रथम जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। होने से राज्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और कायम तत्पर अद्यतन रखना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कही जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ के समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो संपन्न राष्ट्रों की है वो बनी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता कब है? ठीक है ना, अगर सब लोग किसी ऊपर लड़ाई झगड़ा ना करें तो किसी प्रकार की सैनिक व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई देश ज्यादा तरक्की कर लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है एक तरह से। ठीक है ना, वो सोचता है कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, आज मैं ही हूं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरे पास इतने सारे औजार हैं, मेरी सैनिक व्यवस्था इस तरह की, मेरे पास इतने गोला बारूद है। तो उसके अंदर इस तरह की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ या अपने आसपास के देशों के साथ क्या करता है, मतभेद पैदा करता है और उनसे साथ संघर्ष करने का प्रयत्न करता है। कभी कभी ये संघर्ष सेना लेवल पर भी चला जाता है। तो दूसरे देश क्या चाहते हैं कि उस देश से हमारे देश को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हर एक देश क्या करता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखता है ताकि इन फ्यूचर, इन भविष्य में अगर किसी प्रकार की तकलीफ बाजू वाला देश या पड़ोसी देश देता है तो उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यद्यपि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग देते हैं, जितने भी संपन्न राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग देते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर एक दूसरे के अंदर क्या
खटास उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से, या मतभेद उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग लड़ाई झगड़े पर भी आ जाते हैं। विविध राष्ट्रों में सीमा रेखा संबंधी विवाद होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए हमको समझने के लिए, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद का जो मामला है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, भारत का मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर उनका हिस्सा है। तो सीमा विवाद बहुत ज़्यादा चलते रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कभी कभी पानी बंटवारे को लेकर, कभी कभी क्या होता है, पानी बंटवारे को लेकर, मतलब बहुत सारी ऐसी नदियां होती हैं जो दो देशों के बीच में होती हैं। ठीक है, एक देश क्या बोलता है इस नदी पर हक हमारा है, दूसरा देश क्या बोलेगा नहीं हमारा हक है। तो इस तरह से उनके अंदर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, उनमें संघर्ष निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन न करना, एक दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना। अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौता हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय नीति, राष्ट्र संघ है, जो भी समझौते उन्होंने बनाए हुए उनका पालन न करना, पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना, ये संघर्ष के कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग कारण हो सकते हैं संघर्ष होने के। इस प्रकार राष्ट्रों में परस्पर विरोधी हित संबंध निर्माण हो जाने पर उनके निराकरण समझौते होते हैं। ठीक है, निराकरण का समझौता मतलब वो लोग ना बोलते एक दूसरे का सपोर्ट करते ही नहीं, विरोधी हो जाते एक दूसरे के, चर्चा के आधार पर किए जाते हैं। अब निराकरण करना मतलब बातों को सुलझाना है, तो लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो भारत और चीन, जो लद्दाख में भी आप लोग जा रहे हो, जो सिचुएशन लद्दाख की चल रही है, ठीक है, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, यहाँ पर क्या किया गया है, जो चीनी लोग हैं या चाइना के जो सैनिक है वो वहां पर आके बसे हुए, वो हिस्सा अपने हक में करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, उनसे बातचीत करने का, समझाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि हमारी विदेश नीति किस प्रकार की स्टूडेंट्स, किसी भी मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, लड़ाई झगड़ा बिना किए। परंतु जब ऐसे प्रयत्न अधूरे पड़ जाते हैं, जब बातचीत से नहीं होता है, जब लगता है कि सामने वाला जो देश है वो बातचीत से नहीं मानेगा, चर्चा करके नहीं मान रहा है, तब क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, तब बात आता है युद्ध का। ठीक है, तब कोई राष्ट्र युद्ध का भी विचार करता है। तब दूसरा राष्ट्र क्या सोचता है, युद्ध कर लिया जाए। अब एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना, उस राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को चुनौती देना। एक राष्ट्र क्या करेगा, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा, इससे क्या होगा, दूसरे राष्ट्र की जो संपन्नता है उस पर चुनौती देना होता है। उस कारण राष्ट्र की सुरक्षा का प्रमुख खतरा निर्माण होता है। आक्रामक राष्ट्रों की सैन्य समर्थन के कारण इस तरह की चुनौतियां निर्माण हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि जो सामने वाला देश जो आक्रमण करना चाहता है, जो युद्ध करना चाहता है, उसकी सैनिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। यदि उसकी सैनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है तो बार बार वो युद्ध करने की कोशिश करेगा, इसको याद रखिएगा। परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रक्षा करना यह शासन का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति रहे, ठीक है, हर एक देश की सरकार का प्रथम कर्तव्य क्या है, पहली जिम्मेदारी क्या है किसी भी सरकार की, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर एक परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता मतलब देश संपन्न है और अस्तित्व की रक्षा करना, प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रक्षा करना शासन का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ठीक है, से राज्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम, तत्पर और अद्यम मतलब हमेशा रखनी पड़ती है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रक्षा करना यह शासन का पहला कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ठीक है, होने से राज्य को अपनी सुरक्षा को कायम रखना है और अद्यम बनाए रखना है। अद्यम मतलब हमेशा के लिए बनाए रखना है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। तो इसमें से यहाँ पर आपसे पूछा है, बताइए तो क्या होता है। क्या आप भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में परस्पर पूरक और परस्पर विरोधी हित संबंधों को कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इनके साथ बहुत ज्यादा मतभेद है। ठीक है, ये जो दो पड़ोसी देश है इनके साथ बहुत ज्यादा मतभेद होती है सीमा विवाद को लेकर। ठीक है, चाइना के साथ तो दो तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ है, एक सीमा विवाद भी है, दूसरा है कि कौन देश ज्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, चूंकि चाइना ने हमसे ज्यादा तरक्की किया हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि भारत क्या है, कमजोर है, जिसकी वजह से वो हमेशा सीमा पर अलग अलग कारनामे, गलत कारनामे करते हुए पाया जाता है। लेकिन अगर भारत के साथ अच्छे मित्रता वाले देखें तो भारत के साथ एक नेपाल आप बोल सकते हो, श्रीलंका बोल सकते हो, भूटान बोल सकते हो, ठीक है, म्यांमार, ये ऐसे कुछ पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ क्या मित्रता दर्शाते हैं। इनसे भारत की कभी कोई भी अनबन नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा तो आपको समझ में आ गई,
ठीक है ना। राष्ट्र की सुरक्षा करना है आपको, लेकिन अब वो सुरक्षा किया कैसे जाएगा, तो उसके कुछ तो उपाय होने चाहिए। तो पहला उपाय यहाँ पर लिखा गया है, राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा किससे संबंधित है? भौगोलिकता। भौगोलिकता मतलब उसके बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अगर बॉर्डर के आसपास कोई पड़ोसी देश ना रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई देश उस पर जाके आक्रमण करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो साम्राज्यवाद पर विचार बात करते हैं। ठीक है ना, वो लोग चाहते हैं कि हमारा देश क्या हो, बड़ा हो, साम्राज्यवाद पर उनका मेन काम होता है। भौगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने के कारण राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा निर्माण होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी के साथ भौगोलिक भूमि हमारी जुड़ी हुई है, जैसे चाइना के साथ है और पाकिस्तान के साथ है, तो इनसे ज्यादा खतरा उत्पन्न होते रहता है भारत को। हमारी सीमा रेखाओं पर मंडराने वाला खतरा कौन सा है तथा इसकी ओर से यह पहचानना महत्वपूर्ण है। हमारी सीमा रेखा पर, हमारे बॉर्डर पर जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, वो खतरे कौन उत्पन्न करवा रहा है और किसकी ओर से हो रहा है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर बाद में हमारी सरकार क्या करती है, उसके ऊपर कदम उठाती है। इस खतरे को दूर रखना हो तो उसके लिए राष्ट्र को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। सही बात है। अगर कोई बॉर्डर पे आके कुछ खतरे उत्पन्न कर रहा है, गोला बारूद बम विस्फोट कर रहा है, तो वह देश क्या चाहेगा, उस देश की सैनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो ताकि उनको जाके रोक सके। अगर उस देश की सैनिक व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी स्टूडेंट्स, एक समय के लिए सोच लीजिए कि उनकी सैनिक व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है तो कोई भी देश आके कभी भी आक्रमण करके चला जाएगा। ठीक है, तो सैनिक व्यवस्था को अच्छी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और आधुनिक तकनीकी ज्ञान स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है ना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जो अलग अलग तकनीकी आज जैसे भारत ने अभी राफेल लाया हुआ है, ये अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके हमको संबंध बनाने चाहिए। शस्त्रों का निर्माण करना, जो भी शस्त्र है, गोला है, बारूद है, बम है, विस्फोट है, बंदूकें हैं, इन सब का निर्माण करना। रक्षा दल का आधुनिकीकरण करना, जो भी रक्षा दल है, अलग अलग रक्षा दल है जो भारत की सीमाओं को रक्षा करती है, ठीक है ना, उनका आधुनिकीकरण करना, उनको ट्रेनिंग देना अच्छे से, अध्ययन करना, मार्गों का अवलंबन किया जाता है। युद्ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि युद्ध के माध्यम से किसी चीज का हल निकालते हो तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति में खतरा पैदा हो सकता है। प्राप्त कर कुछ राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरे को कम करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि युद्ध ना किया जाए तो एक देश क्या करेगा, दूसरे देशों के साथ समर्थन लेता है ताकि दूसरे देश उसकी क्या करें, हेल्प करें, और ताकि उस बात को बातचीत करके सुलझा दिया जाए बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, बिना सैनिक का इस्तेमाल किए हुए। भारत की सुरक्षा व्यवस्था, अब समझ लेते हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। अभी तक हमने समझा कि सुरक्षा व्यवस्था का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज हमने समझी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के कौन कौन से उपाय हैं। अब हमको समझना है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, भारत अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से करता है। तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था संरक्षण करने वाली थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये तीन प्रकार की सेनाएं होती हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, सुरक्षा करती है। तीनों सेनाओं का समावेश होता है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी थल सेना के पास होती है। जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, थल सेना के पास होगी। और नौसेना क्या काम करेगी, जो समुद्र के माध्यम से जो दुर्घटना होती है समुद्र के इलाके से, क्योंकि हमको मालूम है कि भारत को दो समुद्र स्थान प्राप्त हुए, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दूसरा कोई देश आके आक्रमण ना करे, इसके लिए क्या बनाएगी, नौसेना बनाएगी जो सागर तल से अगर कोई भी आक्रमण होता है उनको रोकने के लिए। और वायुसेना, यदि वायु के माध्यम से कोई आक्रमण हो रहा है देश के ऊपर तो उसको बचाने के लिए वायुसेना बनाई गई है। सीमा और आकाश के रक्षण की जिम्मेदारी वायु सीमा के पास होती है, आकाश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, कोई ऊपर से आक्रमण ना कर दे, वायु माध्यम से कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए वायुसेना बनाई गई है। इन तीनों सेनाओं पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। इन सेनाओं का नियंत्रण किसके पास होता है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय जो काम बोलेगा वह इन तीनों सेनाओं को करना पड़ेगा। भारत की थल सेना बहुत बड़ी है, भारत की जो थल सेना है वो बहुत बड़ी है, विश्व में 7वें नंबर पर आती है हमारी थल सेना। शक्ति में देखा जाए थल सेना में तो विश्व में 7वें नंबर पर आती है। तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वो 6 थल सेना कौन से देश की हैं जो भारत से ज्यादा विकसित है, कौन से देश की थल सेना भारत से ज्यादा आगे, मतलब वो 6 देश कौन से जिनकी थल सेना हमसे ज्यादा विकसित है, उनके कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, थल सेना के प्रमुख थल सेनाध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। जो थल सेना का मुख्य होता है मुखिया होता है, उसको क्या कहा जाता है, जनरल कहा जाता है। जैसे स्कूल का मुखिया को प्रिंसिपल कहते हैं ना, उसी थल सेना का जो मुखिया रहेगा, जो मेन रहेगा, उसको जनरल कहेंगे। नौ
सेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इन तीनों प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इन तीनों सेनाओं की जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है मेरा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चित्र दिए गए हैं। थल सेना इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। थल सेना में नौसेना देख लो, ये बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, और वायुसेना, ठीक है ना, राफेल वायुसेना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जो भारत में अभी आया हुआ है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं। जितने भी रक्षा दल है, 3 रक्षा दल है ना हमारे पास, थल सेना, नौसेना और जल सेना, ये तीनों के क्या होते हैं? राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दलों को युद्ध अथवा शांति संबंधित निर्णय लेने का संभव नहीं है। जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेगा तब तक तीनों सेनाएं कुछ भी काम नहीं कर सकती है। न तो वो कोई युद्ध कर सकती है और ना ही कोई शांति संबंधित कोई भी निर्णय ले सकती है। तो सबसे पहला काम किसका है? जब तक राष्ट्रपति नहीं बोले तब तक ये काम कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति नागरिक सत्ता और प्रतिनिधित्व करते हैं, नागरिकों की सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में नागरिक नेतृत्व सैनिकी नेतृत्व से श्रेष्ठ माना जाता है। लोकतंत्र में जनता का समर्थन करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है तुलना में सेना का, ठीक है। सैनिकों की तुलना में जनता को ज्यादा महत्व दिया जाता है लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था तीनों सेनाओं अध्यम हो, इसके लिए अनेक उपाय योजनाएं की जाती है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उस हर चीज में क्या हो? अध्यम हो। अध्यम मतलब अग्रणी हो, सबसे आगे हो। इसके लिए अनेक उपाय योजनाएं की जाती हैं। इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थाएं भी स्थापित की गई, अलग अलग संस्थाएं स्थापित की गई हैं। सुरक्षा दलों की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करने आए, इसके लिए देश के अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं बनाई गई है। अलग अलग सुरक्षा दलों की जो श्रेणियां होती हैं उन व्यक्तियों को सही से काम करने आना चाहिए, इसलिए उनके लिए प्रशिक्षण संस्थाएं बनाई गई हैं। ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं जहां पर वो लोग जाके प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी है और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज, यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है और बाद में अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था में अलग अलग दल में जाते हैं, अलग अलग सेना में जाते हैं। अर्धसैन्य बल, स्टूडेंट्स, वो तीनों सेनाओं को छोड़कर एक चौथी भी सेना होती है जिसे क्या कहा जाता है? अर्धसैन्य बल कहा जाता है। ये अर्धसैन्य बल क्या होता है, ये पूरा टॉपिक समझते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। भारत की रक्षा दलों की सहायता के लिए जो भारत की रक्षा दल है, कौन कौन से 3 रक्षा दल है? देखो, थल सेना, जल सेना और 3 क्या है? रक्षा दल है। इन रक्षा दलों की मदद करते हैं कौन? अर्धसैन्य बल। जो हमारे आसपास आप लोगों ने पुलिस देखा ना, पुलिस स्टेशन, उनका समावेश अर्धसैन्य बल में आता है। वो लोग अर्धसैन्य बल है, वो सुरक्षा, वो किस में आ जाते हैं? अर्धसैन्य बल में आते हैं। ये क्या करते हैं? रक्षा दलों की मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज में शांति बनाए रखने का भी काम वो लोग करते हैं। वे पूर्णतः सैनिक ही नहीं होते। वो पूर्ण रूप से सैनिक होते हैं क्या? नहीं, उनको सैनिक नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। जो हमारे आसपास जो पुलिस होती है उनको पूरी तरह से सैनिक नहीं कहा जाता है। नागरिक भी नहीं होते, वो न तो पूरी तरह सैनिक होते हैं न तो पूरी तरह से नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें अर्धसैन्य बल कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धसैन्य बल कहा जाता है। रक्षा दलों की सहायता करना, इनका काम क्या होता है? जो पुलिस होती है उनका काम क्या होता है? रक्षा दलों की सहायता करना। सीमा सुरक्षा बल, तो अलग अलग अर्धसैन्य बनाए गए। सीमा सुरक्षा बल अलग अलग सीमाओं पर तैनात किए जाते पुलिस कर्मचारी। फिर तटरक्षक बल, जो समुद्री तट है जहां पर मछलियों को आयात और निर्यात किया जाता है तो वहां पर तटरक्षक बल है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल अलग अलग शहरों में, अलग अलग नहरों में आपने नगरों में देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, उसको केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल कहते हैं। शीघ्रकृति बल, शीघ्रकृति बल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अचानक कोई शीघ्रकृति बल क्या होता है? अचानक डिसीजन लेने में क्या करता है? मदद करता है। इन सभी का अर्थ होता है अर्धसैन्य बलों का समावेश, ठीक है। तो अर्धसैन्य बलों में 4 प्रकार के दल आ जाते हैं। पहला दल कौन सा रहेगा? सीमा सुरक्षा बल, दूसरा तटरक्षक बल, तीसरा केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, चौथा शीघ्रकृति बल। ये जो 4 बल है ये आ जाएंगे अर्धसैन्य बल के अंदर। तो अभी इन 4 बल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेल स्थानक, तेल संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैन्य बलों की होती है। सही बात है। रेल स्थानक पर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, पुलिस देखते होंगे आप लोग। तेल संग्रह, जल संग्रह, जहां से जल संग्रह किया जाता है, ठीक है, बांध रहते हैं वहां पर, तो वहां पर ये सारे अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। इसी तरह प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए भी इनका सहभाग होता है। शांति काल में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्धसैन्य बल की होती है।
सीमा समीप क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करना। अब ये अर्धसैनिक बल का काम क्या होता है? अर्धसैनिक बल का काम क्या होता है कि सीमा के समीप जो लोग रहते हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना निर्माण करना कि हाँ, हम लोग हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए, जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तस्करी रोकना, वहाँ पर जिस प्रकार की चोरी डकैती जो भी हो रहा है उसको रोकना। सीमा पर गश्त देना, सीमा पर तैनात रहना, ये काम सीमा सुरक्षा बल करता है। ये कुछ काम है जो सीमा सुरक्षा बल करता है। अब आगे देखते हैं। रक्षा करने हेतु तट रक्षक दल की निर्मित की गई। सागरी तट मतलब वहां पर आप लोग जानते होंगे बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो सागर से क्या करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं, मछली लेते हैं, लेकर जाते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। और साथ ही साथ सागर से क्या होता है, खनिज तेल होते हैं और अलग अलग माल का क्या होता है, आयात और निर्यात किया जाता है। तो उस आयात और निर्यात करते समय किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार की लूट खसोट ना हो, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखने के लिए तट रक्षक दल की स्थापना की गई है भारत सरकार द्वारा। भारत की सागरी सीमा में मछली मार व्यवसाय को सुरक्षा देना, सागरी मार्ग से चोरी छिपे होने वाले व्यापार, सागरी मार्ग से बहुत सारा चोरी छिपा काम किया जाता है, ठीक है, उनको रोकने का काम कौन करेगा? तटरक्षक दल करेगा। कानून एवं सुव्यवस्था रखने का काम में भी विविध राज्यों के प्रशासन की सहायता करने का काम भी किसका होता है? अर्धसैन्य बल का होता है। पुलिस बल करता है। केंद्रीय आरक्षक पुलिस बल क्या काम करेगा? आप लोगों को मैंने बता दिया कि कानून एवं सुव्यवस्था रखने का, ठीक है, उस समाज में, उस शहर में कानून एवं सुव्यवस्था रखने का काम, विविध राज्यों को प्रशासन की सहायता देना। प्रशासन की सहायता मतलब अलग अलग जो मंत्री लोग होते हैं या नेता लोग होते हैं उनकी सहायता देना, उनको सहयोग देना। ये काम कौन करेगा? केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है, जो हमको आसपास हमारी पुलिस दिखाई देती है। बम विस्फोट, दंगा फसाद, इनके कारण देश की सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण हो जाने पर तीव्र गति से हलचल कर जनजीवन को सामान्य करने का काम शीघ्रकृति बल काम करता है। शीघ्रकृति बल क्या काम करेगा स्टूडेंट्स? जब भी कहीं अचानक से क्या हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, ये कुछ काम होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, तो इन पर निगरानी रखने का काम कौन करेगा? शीघ्रकृति बल की स्थापना की गई है, जो अचानक घटने वाली घटनाओं को संभालेगा। विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की अभिरुचि निर्माण हो, इसके लिए राष्ट्रीय छात्र सेना अर्थात एनसीसी की स्थापना की गई है। इसमें विद्यालय महाविद्यालय में विद्यार्थी सहभागी होते हैं। जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे तो अभी तो स्कूल लेवल में बहुत कम ही स्कूल है जहाँ पर एनसीसी और ये सब लागू होते हैं, जहाँ पर सिखाए जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हर एक स्कूल में एनसीसी होता था, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर एनसीसी मतलब अगर उस विद्यार्थी को सीमा मतलब सैनिक में इंटरेस्ट है या सुरक्षा बल में जाना चाहता है तो एनसीसी को ज्वाइन कर सकता है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर इसके लिए अलग से मतलब टाइमिंग होता है, अलग से क्लास होती है, ठीक है, एनसीसी की, और इसके मार्क्स मिलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग परीक्षाओं में शामिल किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। गृह रक्षक दल। ये गृह रक्षक दल क्या होता है? इसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ आयु मर्यादा है। स्वतंत्रता पूर्व काल के गृह रक्षक दल होमगार्ड के संगठन की स्थापना की गई। गृह रक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा की सहायता बन सकते हैं। एक गृह रक्षक जो बल होता है इसके अंदर कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, वो देश की सुरक्षा और सहभाग देने के लिए, शांति बनाए रखने, देश के शांति बनाए रखने के लिए इसके अंदर आप लोग जा सकते हो। 20 से 35 वर्ष आयु गट के कोई भी स्त्री पुरुष नागरिक इस दल में भर्ती हो सकता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि 20 से लेकर 35 साल के जो स्त्री पुरुष है वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं। ये काम क्या करेंगे? पुलिस की तरह सार्वजनिक सुरक्षा करना, ये पुलिस की तरह ही काम करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना, दंगा फसाद, बंद के दौरान दूध, यदि कभी होता है ना, जैसे बंद मतलब जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो ये भी क्या था, एक तरह से बंद था। उस समय लोगों को जीवनावश्यक वस्तुएं जो होती है, जीवनावश्यक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी चीज़ों को पहुंचाना, पानी की आपूर्ति करवाना, जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, परिवहन की व्यवस्था करना, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना आदि काम ये दल करते हैं। ये दल के कुछ काम हो गए, किसके? गृह रक्षक दल के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको समझा होगा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का क्या मायने होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के उपाय किए जाते हैं और भारत ने किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थापित करने के लिए, उसका स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अलग अलग सेनाओं की निर्मित की गई है। और उन सेनाओं के मुखिया कौन होते हैं और उनकी निर्मित कौन करता है, उनके प्रमुख कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया हुआ है। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो समझ में आई होगी, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, और मुझे आप लोग बता सकते हो कि मेरी वीडियोस अच्छी बन रही है कि नहीं मिल रही है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।